ठीक, नमस्कार। देखिए बच्चों के आज हम लोग जो बात करेंगे वो है स्पिन क्वांटम नंबर की। स्पिन क्वांटम नंबर इट रिप्रेजेंट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस। अपने एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन के स्पिन को दिखाता है और स्पिन में ये दो तरह का स्पिन हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज हो सकता है और या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों में से कोई एक स्पिन होगा। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर जो s है वो या तो क्लॉकवाइज होगा और या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब अगर क्लॉकवाइज है तो स्पिन क्वांटम नंबर s की वैल्यू +½ दिखा देते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी वैल्यू -½ दिखा देते हैं। लेकिन हमको अगर ये क्लियर ना हो कि इस क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है तो हम इसको +−½ दिखा देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जो चीज़, जैसे अगर मैंने कोई चीज़ ऐसे घुमाई है, ऊपर से देखने वाले के लिए ये एंटी क्लॉकवाइज और नीचे से देखने वाले के लिए क्लॉकवाइज होगा। तो एक ही चीज़ क्लॉकवाइज भी है और एंटी क्लॉकवाइज भी है। तो वैसी सिचुएशन में आप ये नहीं बोल सकते कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन को, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है तो इसको हम क्लॉकवाइज मान लेते हैं, और जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं। मैंने बोला कि होता नहीं है, मान लेते हैं, क्योंकि ये सब एज्यूम किया गया है कि भाई ये क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसा करके मान लेते हैं। ठीक है, इसको एज्यूम किया गया, ऑर्बिटरली एज्यूम किया गया। ठीक है, क्लॉकवाइज +½ एंटी क्लॉकवाइज -½ होता है। अदरवाइज +½ एंड -½ रिप्रेजेंट्स 2 क्वांटम मैकेनिकल स्पिन विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग, जिसका कोई अपना क्लासिकल मीनिंग नहीं है। +½ क्लॉकवाइज को दिखा रहा है, -½ एंटी क्लॉकवाइज को दिखा रहा है, लेकिन इसका कोई क्लासिकल मीनिंग नहीं है। श्रोडिंगर ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, अब अगर आपको स्पिन मैग्नेटिक मतलब आप स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बोल दीजिए चाहे मैग्नेटिक मोमेंट बोल दीजिए, अगर किसी इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, इलेक्ट्रॉन का नहीं, किसी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, तो होता है n+2, और ये जो n है ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ये n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता चल जाए तो आप ये बता सकते हैं कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। ठीक है, अब कभी कभी बोलता है कि टोटल स्पिन और मैक्सिमम स्पिन, टोटल स्पिन और मैक्सिमम स्पिन आपसे पूछता है, तो ½ × नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये एक तरीका है जिससे आप बता सकते हैं कि टोटल स्पिन क्या है या मैक्सिमम स्पिन क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे
कुछ देखिए, ये स्पिन क्वांटम नंबर बस इतना ही, स्पिन क्वांटम नंबर आपको इतना ही पढ़ना है, बस जानते रहना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसके जो s की वैल्यू है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है, या तो वो प्लस हाफ होगी या तो माइनस हाफ होगी। आपको नहीं पता है, नहीं जानकारी है, तो आप प्लस माइनस हाफ लिखेंगे। जैसे मैं समझाता हूँ आपको। Write the all 4 quantum number for last electron of सोडियम। सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आपको 4 क्वांटम नंबर बताने हैं। तो आप सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन तभी निकाल पाएंगे जब आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होगा। अभी आपको नहीं पता है, तो आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसी लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताऊंगा। सोडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3s1 ऐसे जाता है, 3s1 ऐसे जाता है। तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी, l की वैल्यू s पे डिपेंड करेगी, वो कितनी है 0 है, m की वैल्यू l पे डिपेंड करेगी, वो कितनी है 0 है, और s की वैल्यू, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो आप बोलेंगे प्लस माइनस हाफ। लेकिन आप ये कहेंगे कि सर ये 3s1 कैसे आए, तो इसके लिए अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। Which of the following set of quantum number are not possible? कौन से क्वांटम नंबर हैं जो पॉसिबल नहीं है? जैसे मान लीजिए कि n की वैल्यू कितनी है 4 है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू प्लस हाफ है, ठीक है। n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू -2 है, s की वैल्यू प्लस हाफ है। प्लस हाफ माइनस हाफ कुछ भी कर सकते हैं, एस में तो कोई दिक्कत नहीं है। एन की वैल्यू 5 है, एल की वैल्यू 5 है, एम की वैल्यू -4 है, एस की वैल्यू माइनस हाफ। n की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू +3 है, s की वैल्यू -हाफ, ठीक है। इस सभी 4 ऑप्शन में मैंने आपको सभी क्वांटम नंबर्स, एक 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर दिया हुआ है। n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू, s की वैल्यू, सब में n l m s दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आप लोग नहीं कर पाते। पहले तो आपको देखना है n की वैल्यू क्या है, ठीक है। n के बाद l की वैल्यू देखनी है। n की वैल्यू है 4, तो l की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 3। भाई l क्या होता है 0 to n-1, तो ये 0 1 2 3 हो सकता है, मतलब 0 हो सकता है, ठीक है। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होती है, तो m की वैल्यू 0 होगी, सही है। s की वैल्यू +हाफ या -हाफ में से कोई एक होता है, तो इसलिए उसको तो देखना नहीं है। मेन हमारा जो ये है वो यही देखना है, ये 3, मतलब ये ऑप्शन सही, ये ऑप्शन मतलब ये चीज़ें क्वांटम नंबर, सेट ऑफ क्वांटम नंबर सही है। हमको तो क्या देखना है
नॉट पॉसिबल देखना है। n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0 1 2, l की वैल्यू 0 1 2, यहाँ पे 2 दिया है, इसका मतलब l की वैल्यू ये सही है। ये अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 होगा, तो इसने -2 दिया है, इसका मतलब ये भी सही है। s की वैल्यू प्लस आप दे दी। n की वैल्यू n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, लेकिन इसमें कहाँ क्या दिया है 5, इसका मतलब है कि ये l की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल तो है 0 1 2 3 या 4, 5 तो पॉसिबल नहीं है। जब 5 पॉसिबल नहीं है तो ये l नहीं पॉसिबल है। m पॉसिबल है क्योंकि अगर 0 1 2 3 4 है तो 4 में -4 -3 -1 मतलब m पॉसिबल है, s पॉसिबल है, लेकिन l पॉसिबल नहीं है। तो l पॉसिबल नहीं है तो आपका आंसर यही है जो पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू 0 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4 3 आ रहा है, मतलब ये पॉसिबल है। अब अगर l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, +3 दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। s की वैल्यू +½ माइनस में से +½ में से एक होती, तो दोनों में से कोई एक दिया है तो वो भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। समझ गए? तो इस तरह का क्वेश्चन जब दिया जाता है तो ऐसे देखा जाता है। मैं और एक क्वेश्चन देकर आपको बताता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा, थर्ड आंसर है इसका, करेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये 4 ऑप्शन है आपके पास सामने। अब आपको देखना है कि n की वैल्यू के लिए वो l की वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं, और l की वैल्यू के लिए वो m की वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं। मतलब ये 3 चीज़ आपको देखनी है। s की वैल्यू तो ± हाफ लिख दिया सबके अंदर। n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 1 2 होगी, 0 1 2 2 है, पॉसिबल है। अब अगर ये 2 है तो m की वैल्यू क्या होगी -2 -1 0 +1 +2 0, मतलब ये पॉसिबल है। s की वैल्यू ± हाफ है। n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3, ये हो सकता है। अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या होगी -2 -1 0 +1 +2, इसमें कहीं पर भी -3 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। l की इस वैल्यू के लिए m की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब आप बोलेंगे कि सर n की ये l की ये वैल्यू के लिए नहीं है, लेकिन n की तो वैल्यू 4 है तो वो तो l की वैल्यू 3 तक जाएगी। हाँ 3 तक जाएगी, लेकिन अभी आपको जिस के लिए बोला जा रहा है ये d सब सेल के लिए बोला जा रहा है, और d सब सेल में m की वैल्यू -3 नहीं आ सकती, वो f में आती है। 4 0 1 2 3 2 है, पॉसिबल है। -2 -1 0 +1 +2 -1 है, पॉसिबल है। s की वैल्यू ± हाफ है। 3 है,
2 है, 2 है तो -2 -1 -2 आ रहा है, तो ये मतलब ये भी पॉसिबल है। तो अगर पॉसिबल नहीं है कोई तो वो ये नहीं, समझ गए। तो ध्यान रखेंगे कि आप n की वैल्यू से l की वैल्यू को चेक करेंगे, l की वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं। मान लो l की वैल्यू पॉसिबल है तो फिर आगे देखेंगे कि उस l की वैल्यू के लिए m की वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं। जब सारी चीज़ें देखते जाएंगे तो आपको आइडिया लगता जाएगा कि ये क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। तो ये हमारा मैंने आपको एक आइडिया दिया क्वेश्चन का कि भाई 2 क्वेश्चन कराए, इससे थोड़ा सा आइडिया लगा होगा आप लोगों को कि कैसे करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ n plus l for given सबसेल। n plus l बताना है फॉर गिवन सबसेल। जैसे हमारा हमने एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन दे दिया, जैसे 1s दे दिया, 3p दे दिया, 4d दे दिया, 4p दे दिया, 5s दे दिया और 5f दे दिया, 3d दे दिया। तो इस तरीके से हमने कुछ आपको कंपाउंड कुछ सबसेल दे दिए जिसमें आपको बताना है n plus l की वैल्यू। तो आइए देखते हैं, n plus l की वैल्यू आपको निकालनी है। तो n plus l की वैल्यू यहाँ पर कैसे निकलेगी? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आपका सबसेल और यहाँ पर n plus l ऐसे कर दिया हमने, थोड़ा आसान पड़ेगा हमारे लिए। 1s, अब देखिए n की वैल्यू पहले लिखी होती है और l की वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू इस s p d f पे डिपेंड करती है कि s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होती है। और ये n की वैल्यू है वो तो 1 रहेगी। तो ये 1 plus 0 1 आ गया। जैसे 3p है तो 3 plus 1 4 आ गया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि एस पी डी एफ में s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, f के लिए 3 होती है, g के लिए 4 होती है। ये मैंने बताया आपको। तो 4d है तो 4 plus 2 6, 4p है तो 4 plus 1 5, 5s है तो 5 plus 0 5, 5f है तो 5 plus 3 8, 3d है तो 3 plus 2 कितना 5। ऐसे मान लीजिए कि 5g है तो 5g है तो 5 प्लस g के लिए होता है 4, तो कितना हो गया 9। जैसे यहाँ पे 5g भी लिख देते हैं, एक क्वेश्चन 5g का भी डाल देते हैं। तो 5g पूछा गया तो आप ऐसे करते हैं। तो ये n plus l की वैल्यू है। n plus l की वैल्यू अगर आपको निकालना आता है तो आगे चल के आपके सामने आएगा एक n plus l रूल। तो n plus l रूल आपको समझ में ज़्यादा अच्छी तरीके से आएगा। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन पूछा जाए कि विच क्वांटम नंबर्स आर कैन नॉट
बी फ्रैक्शनल। कौन से क्वांटम नंबर फ्रैक्शनल नहीं हो सकते? कौन से क्वांटम नंबर फ्रैक्शनल नहीं हो सकते? तो आप जानते हैं कि फ्रैक्शनल केवल s होता है, हाफ, प्लस हाफ या माइनस हाफ, बाकी नहीं होता है। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर वो है n, l एंड m। ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया कि विच क्वांटम नंबर्स आर कैनॉट बी जीरो, कौन क्वांटम नंबर जीरो नहीं हो सकता? तो आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर ये होगा कि भाई n की वैल्यू तो जीरो नहीं हो सकती, ऑर्बिट है। l की वैल्यू जीरो हो सकती है, 0 0 1 2 n-1 तक जाता है। और m की वैल्यू, अगर l की वैल्यू जीरो है तो m की वैल्यू भी जीरो होगी। तो इसका मतलब n एंड s ये दो चीज़ें हैं जिसकी वैल्यू जीरो नहीं होती। ठीक, समझ पाए? तो ये आपका, अब मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट टर्म लिख के बताऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म लिख के बताऊंगा कि देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट। तो आप क्या जानते हैं इसके बारे में? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट कितना होता है? 2n²। अब मैं बोलूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल इन एनी ऑर्बिट तो होता है n। अगर जैसे मान लीजिए n की वैल्यू 2 है, तो l की वैल्यू होगी 0 1। 0 1 का मतलब एक s है और एक क्या है, p है। तो मतलब इसके अंदर एक s और एक p, दो तरह के सबसेल होंगे। तो जितना भी n की वैल्यू होती है उतने ही उसके अंदर सबसेल होते हैं। जैसे n की वैल्यू 4 है तो sp-df, n की वैल्यू 5 है तो sp-dfg है, n की वैल्यू 6 है तो sp-dfgh। तो ये क्या होता है कि सबसेल आप देखते जाते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट, ये होता है n²। क्योंकि भाई देखिए कि एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर आप नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते थे 2n², तो ऑर्बिट कितना हो जाएगा? 2n²/2 मतलब n²। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल, ये होगा 2l+1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल क्या होगा? 2l+1। जैसे l की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 0 है तो वो s सबसेल के है, और s सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। तो आप l की वैल्यू 0 रख लीजिए, देखिए वैल्यू 1 आएगा। अगर आप l की वैल्यू 1 लेते हैं तो वो p सबसेल के लिए, और p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, तो p की l की वैल्यू 1 रखिए तो आपको क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 5 नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल, ये होगा 2 × 2l+1। क्योंकि आप जानते हैं कि जितने ऑर्बिटल होते हैं उसका डबल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर ऑर्बिटल इतना है तो उसका डबल क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये बात हुई। अब ऐसे मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट
तो आप बोलेंगे लिख चुके हैं सर, आप लिख चुके हैं 2n²। हाँ लिख चुके हैं, मैं जानता हूँ, थोड़ा कुछ और लिखना चाहते हैं। n = l - 1 सॉरी 2 × 12 + 1, तो l = n - 1 और l = 0। मतलब l = 0 से लेकर l = n - 1 तक जितने भी आ सकते हैं वो सब ले लिए हमने। जैसे n की वैल्यू 2 है, मान लीजिए n की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0 1, तो जी पर एक बार 0 रख के निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बार 1 रख के निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक 0 रख के निकालेंगे तो आएगा कितना 2, 1 रख के निकालेंगे तो आएगा कितना 6, तो 2 + 6 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर भी आप 2 का स्क्वायर × 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, ये ऑलवेज 2 होता है। ये क्या होता है, ये हमेशा 2 होता है, ऑलवेज 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल कितना होता है 2 होता है। अब इससे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूँ आपसे, ये लिख लिया आप लोगों ने। क्वेश्चन कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल, maximum number of electrons in p subcell, maximum number of electrons इन p सेल। अब आपके सामने 3 क्वेश्चन पूछा, तीनों एक जैसा लगता है। जैसे अभी आप किसी को पूछ लीजिए ना, आप अगर आप 11th में पढ़ रहे हैं और आप ये सारी चीज़ें नहीं जानते हैं और आपको मैं बता रहा हूँ, तो आप क्या है कि पहली बार में सीख लेते हैं, उसके बाद आप नहीं भूलते। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे समझदार होते, जैसे टारगेट के बच्चे या 12th के बच्चे, उन बच्चों को जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तो क्योंकि उनको कोई और पढ़ाया होता है पहले, तो उन बच्चों को जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ और उनको मैं बोलता हूँ कि फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल, तो p ऑर्बिटल में वो 6 बोल देते हैं, 6 बोल देते हैं। देखिए, एक वहाँ भी मैंने लिखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल कितना होता है 2 होता है, चाहे वो p ऑर्बिटल हो चाहे d ऑर्बिटल हो। अब p ऑर्बिटल हो तो p में कितने ऑर्बिटल है, p में px है, py है, pz, आपको तीनों में से किसी एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है। लेकिन जब p सबसेल की बात कर रहा है तो p सबसेल में तीनों ऑर्बिटल को मिला के जितना आ रहा है उसकी बात कर रहा है, समझ गए? तीनों ऑर्बिटल को मिला के जितना आ रहा है उसकी बात कर रहा है, तो वो 6 हो गया। अब p सेल क्या होता है, तो p सेल में आप समझिए कि KLMNOP,
पी सेल ये है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। ये सिक्स्थ सेल की बात कर रहा है। तो सिक्स सेल की बात कर रहा है, तो 2n स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 72। तो ये डिफरेंस है कि आप हमेशा जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें। ये नहीं कि पी रट्टा मार दिया कुछ भी कि पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे पी सबसेल है कि पी ऑर्बिटल है कि पी सेल है, ये तो ध्यान दे लेते। जब तक ये ध्यान नहीं दोगे तब तक तो गलत होता रहेगा आपका, है ना। तो अब आपको बताते हैं रूल टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रूल्स टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रूल्स टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाए, तो इसके लिए कुछ रूल दिए गए थे। जो फर्स्ट रूल था वो था AUFBAU, अब प्रिंसिपल। आफ बा बोलते हैं, आफ बा, कुछ लोग आफ बाऊ बोल देते हैं, कुछ लोग हाफ बाऊ बोल देते हैं, अरे कुछ बोल देते हैं यार लोग। आफ बा प्रिंसिपल, ठीक है। ये क्या है कि आफ बा एक इज अ जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड, एंड its meaning is building up मतलब बनाना, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू अहबा प्रिंसिपल electrons are filled in increasing order of energy of orbitals। मीनिंग क्या है? That is lower energy orbital filled first, followed by higher energy orbital। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल पहले भरा जाता है और उसके बाद क्या भरा जाता है? हायर एनर्जी ऑर्बिटल भरे जाते हैं। तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल आप भर दीजिए, उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल को भरिए। लेकिन आपको क्लियर कैसे होगा कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है और किसकी एनर्जी कम है? तो उसके लिए आपको N+L रूल लेकर आना होगा। क्या लाना होगा? N+L रूल। ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो यहां पर है हमारा एक N+L रूल, N+L रूल। तो N+L रूल क्या है? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N+L।
एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बोल सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल। और अब आप n प्लस एल में जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसको हम बाद में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और जिसकी एनर्जी कम होगी उसको उसमें हम पहले इलेक्ट्रॉन डालेंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3s है, 3p है, 4s है, 3d है, 4p है, 5f है, मान लीजिए ऐसा कुछ आपको मिला हुआ है। तो n प्लस एल यहाँ निकालेंगे तो 3 प्लस 0 कितना आ जाएगा 3, ये 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4, ये 4 प्लस 0 कितना आ जाएगा 4, ये 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5, ये 4 प्लस 1 5, ये 5 प्लस 3 8। ठीक है, तो अब आप देखें कि कुछ ऐसे जगह मिले जहाँ पर n प्लस एल क्या हो गया, इक्वल हो गया, n प्लस एल क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो मान लो कि अगर हम n प्लस एल इक्वल वाले लेते ही ना, तब तो हमारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही चलता। लेकिन अगर n प्लस एल इक्वल वाले मिल गए तो उसमें क्या करेंगे, तो ये भी समस्या है। तो दूसरा देख लीजिएगा, इफ़ n प्लस एल आर इक्वल फॉर 2 or more subcell, then if n plus l are equal for 2 or more subcell, then एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा n के। अगर n प्लस एल बराबर हो जा रहा है तो फिर ये देखो कि दोनों में n किसका हाई है, जिसका n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाई होगा उसके लिए क्या हो जाएगी, एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। जैसे अब इसको क्वेश्चन को अरेंज कर सकते हैं। तो अब देखिए, पहले तो n प्लस एल जिसका कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो मतलब एनर्जी की अगर बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा 3s। ठीक है, सबसे कम 3s। अब 4p और 4s में, 3p एंड 4s में दोनों का n प्लस एल सेम है। तो आपको देखना होगा कि n प्लस एल सेम है तो n किसका हायर है, n इसका हायर है तो इसकी एनर्जी हाई है, इसकी एनर्जी क्या है, कम है। तो आप लिखेंगे 3p, फिर लिखेंगे 4s। ठीक है, अब 3d और 4p दोनों का n प्लस एल सेम है। तो n प्लस एल सेम है तो आपको देखना होगा कि n किसका हाई है, तो n इसका है, ये 4 है, इसका तो n 3 है। तो आप बोलेंगे कि 3d देन 4p। ठीक है, उसके बाद इसका n प्लस एल तो हाई है तो आप बोल देंगे कि 5f। तो ये ऐसे एनर्जी का ऑर्डर निकालना आसान रहेगा आपके लिए, और आप ये बता सकते हैं कि किस ऑर्बिटल में पहले, किस सबसेल में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और किस सबसेल में बाद में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, क्योंकि n प्लस एल रूल से ही ये चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। तो इसमें क्या है कि आप चाहे तो सबका n प्लस एल रूल निकाल कर एनर्जी का ऑर्डर बता सकते हैं, वरना आपके सामने एक एनर्जी लेवल डायग्राम आता है। क्या आता है, एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम से आप ये बता सकते हैं कि किस में इलेक्ट्रॉन पहले भरें, किस में इलेक्ट्रॉन बाद में भरें। मतलब ये भी, ये उससे ज़्यादा आसान लगता है। वैसे आप चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट सेल में एक ही सबसेल है, सेकंड सेल में 2 सबसेल। भाई अभी आपने लिखा था कि जितने जो भी ऑर्बिट नंबर होता है उतना ही सबसेल होता है।
तो आपने सबसेल तो n की वैल्यू 2 है तो सबसेल भी 2 होगा, n की वैल्यू 3 है तो सबसेल भी 3 होगा। तो ये जैसे 3 तो आप 3D तक चलेगा, 4 4F तक चलेगा, 5 जब आप बना रहे हो तो अभी आप 5G और ये सब मत बनाइएगा, ठीक है, खाली F तक बनाते रहिएगा। मैं अभी बताता हूँ क्यों। देखो रूल तो ये है, ऐसे लिखना जाना चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कि आपको किताबों में इतना ये नहीं देता है। क्यों नहीं देता? क्योंकि आपके पीरियोडिक टेबल में केवल SPDF ब्लॉक है, ना आपके पीरियोडिक टेबल में G ब्लॉक है, ना पीरियोडिक टेबल में H ब्लॉक है, ना पीरियोडिक टेबल में I ब्लॉक है। तो इसका मतलब यह है कि ये एलिमेंट खोजे ही नहीं गए। जब ये एलिमेंट खोजे नहीं गए हैं तो इनके बारे में इसलिए चर्चा नहीं होती। तो आप लोगों को क्या होता है कि उन एलिमेंट के बारे में बात करनी होती है जो एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए हैं उसको आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको नहीं करनी है। दूसरा ये है कि आपको वही पढ़ना है जितना सिलेबस में है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। मैंने लिख के बता दिया ताकि आप जानते रहिए कि भैया देखो आता अपने को भी सब कुछ है, लेकिन बताएंगे नहीं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं 1s से। सबसे पहले आप स्टार्ट करते किससे? 1s से, ठीक है। जब आप 1s से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करते भरना, 1s से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करते तो 1s के बाद आपको पहुंचना किस पे रहता है? 2s पे। 2s के बाद आपको पहुंचना किस पे रहता है? 2p पे, फिर 3s पे। ये n+l को रूल को फॉलो कर रहा है पूरा। n+l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, और अगर n+l सेम है तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा है। जैसे देख लीजिए 3p और 4s दोनों का n+l सेम है, लेकिन आप 3p को पहले फिल कर रहे हैं, 4s को बाद में फिल कर रहे हैं, क्योंकि 4s के n की वैल्यू क्या है? हायर है। आप देखेंगे तो 3d और 4p और 5s तीनों की n+l वैल्यू बराबर है, लेकिन फिर जब एनर्जी का ऑर्डर देखेंगे तो n से देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, तो उसमें 5s की सबसे ज़्यादा आएगी, तो 5s को सबसे लास्ट में भरेंगे, सबसे पहले 3d को भरेंगे। तो आप ये रूल है कि किसके इलेक्ट्रॉन को पहले भर रहे हैं, 1s को, 2s को, 2p को, 3s को, इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भरते जा रहे हैं। आप चाहे तो इसको बाद में भी बना सकते हैं या अपने बुक से बना सकते हैं, लेकिन अब देखिए अब बात आ रही है कि 5G को लेना है कि नहीं लेना है। तो अब हमारा जो है समस्या ये है कि 5G को हम ले के ना लें, क्योंकि हमारा जो 7p होगा, 7p के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब 7p के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब हम इलेक्ट्रॉन नहीं लेते। तो इसलिए
अगर आप चाहें कि यहाँ पर सर जाना है तो आप जा सकते हैं। जा सकते हैं, नियम है ये जाने का, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप यहीं रहिए। 7P तक पहुंचने के बाद बंद कर दीजिए। ठीक है, ये एनर्जी का ऑर्डर है। इससे क्या है कि मैंने आपको परफेक्ट चीज़ बताई, जो होता है वो बताया। मैंने वो बताया कि जो होता है, मैंने आपको वो सारी चीज़ें बता दी जो हो सकती हैं, भविष्य में हो सकती है। लेकिन अब अगर आप नहीं इसको बनाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको ऐसे मिटा सकते हैं। जब आप यहाँ से मिटा देंगे इसको तो ये चला जाएगा इसके साथ, ये चला जाएगा इसके साथ, और ये ख़त्म। समझ गए? तो ये मैंने आपको बताया कि आइडिया कि वो भी हो सकता है, लेकिन उसको अपन को रखना नहीं है। और दूसरा ये है कि हम लोग मासूम से कमज़ोर से लोग हैं, हम लोगों को इतना ज़्यादा साइंटिस्ट टाइप का नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों को जो एग्ज़ाम निकालना है हमें बस उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर है। अब इसको मैं लिख देता हूँ। तो अब क्या है कि अपन को ये वाला एनर्जी का ऑर्डर लिखना है। अब जैसे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमको सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन भरना होगा? 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में। देखते जाइए, मैं ऐसे ही चल रहा हूँ। 3d 4p 5s 4d 5p 6s 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7s 5f 6d 7p 7p। मतलब ऐसे ही ऑर्डर है ये मैंने यही ऑर्डर लिख दिया है। अब इसी ऑर्डर से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है? जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे ये मैं आपको समझा दूँ। तो बच्चों देखो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास आप S ये सब सेल है, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल है। अब चाहे वो 1s हो, चाहे 5s हो, चाहे 7s हो, S है तो बस S से मतलब है। S में 1 to 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। मतलब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप, और मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन। भाई मिनिमम तो 0 बोल दो, वो अलग चीज़ हो गया। मतलब 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन तक आप भर सकते हैं। P में 1 to 6 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन मिनिमम है कि 1 इलेक्ट्रॉन गया, और 6 इलेक्ट्रॉन क्या है? मैक्सिमम है। P में 6 से ज़्यादा आप नहीं भरेंगे। D में 1 to 10 एंड F में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन आप डालते हैं। F में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन आप डालते हैं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि
कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आप डालते हैं। तो जब आप ये याद कर लेंगे, ये याद कर लीजिएगा आप लोग, या कहीं लिख लीजिए, अभी जो है ज़रूरत पड़ेगा आपको इसका। तो जब आप इसको, क्योंकि ये लिखा रहेगा तभी आपको ये समझ में आएगा। अब मान लीजिए आपके पास सोडियम है, पहले एक एलिमेंट लेते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर 11 का मीनिंग है कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अब 11 इलेक्ट्रॉन है तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, भरना स्टार्ट किया, ठीक है। सबसे पहले आपने 1s, s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s, 2 में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p, 2 में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। आप मैक्सिमम क्यों भर रहे हैं, क्योंकि आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 2 + 2 + 6, अभी तक 10 इलेक्ट्रॉन ही हुआ है। तो जो पहले आते जाएगा, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो जितने भी पहले आते जाएंगे उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप भरते जाएंगे। फिर आपके पास आया क्या, 3s। अब 3s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं 2, लेकिन आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन आपने इसमें भर दिए हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है। जब 1 इलेक्ट्रॉन ही रिमेनिंग है तो आप इसमें 1 ही डालेंगे। यही मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन दिया था, तो जिसमें बोला था लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम के ऑल 4 क्वांटम नंबर को बताइए। तो ये इस तरीके से आता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास है क्लोरीन, Cl17, एटॉमिक नंबर कितना हो गया Cl का, 17। Cl का एटॉमिक नंबर 17। अब 17 एटॉमिक नंबर है तो आपको क्या करना है कि इसी ऑर्डर में चलना है, 1s, 2s, 2p, 3s, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरा लिख लेना है एक साथ, सब नहीं। आपको 17 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 17 इलेक्ट्रॉन तक की औकात जितनी होगी उतनी तक ही जाना। जैसे यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, अब देखो 10 हो गया, यहाँ पे 2 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो गए। अब कितने बचे, 5। अब नेक्स्ट देखिए 3s के बाद क्या है, 3p है। 3p में आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, p में आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 3p हो चाहे 7p हो, उससे नहीं मतलब है, p है ना, बस इतने से मतलब। p में आप जो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं वो कितना, मैक्सिमम 6 डाल सकते हैं, मैक्सिमम 6। p में 6, d में 10, f में 14, s में 2। तो p में आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, लेकिन आपने 12 इलेक्ट्रॉन पहले ही दे दिए हैं। अब आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो p में आप जो रिमेनिंग बचा है वो ऐड कर देंगे। समझ में? जैसे मान लीजिए आपके पास है Fe, ये है 26, तो 26 है तो 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना है। तो आपने देखा कि 2 + 2 + 6 + 2 + 2 6, तो ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 इलेक्ट्रॉन है, अपने पास कितना है, 26। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 4s। अब हमने कितना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, 20। अभी भी हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब 4s के बाद देखते हैं क्या है, 4s के बाद क्या है, 3d है। अब 3d में कितना इलेक्ट्रॉन आप डाल सकते हैं, 1 to 10, मैक्सिमम 10। 1 to 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आप 1 to 10 तक डाल सकते हैं। लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है, तो आप क्या करिए, फाइनली इसमें 6 डाल दीजिए। कभी भी जैसे किसी ऑर्बिटल में किसी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जैसे डी में 10 आ सकते हैं, तो आप 11 नहीं करेंगे, 12 नहीं करेंगे, 10 या 10 से कम करेंगे, रखेंगे, और आपका सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास है मान लीजिए आपके पास कैडमियम है, एटॉमिक नंबर है 48, ठीक है, कैडमियम है, एटॉमिक नंबर है 48, मैंने ऐसे ले लिया। अब 48 है तो आप क्या करिए कि पहले 26 तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम भरते गए।
1s, अच्छा ये गड़बड़ हो गया, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d10 तक हम चले गए, डी तक चले गए, 3d10 तक। अब देख लिया हमने कि इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ गए, तो हमने ऐड किया इसको, तो हमको पता चला कि ये 30 इलेक्ट्रॉन है, 30 है, लेकिन हमारे पास तो 48 है, अभी हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन बचे, तो यहाँ 30 आ गया। अब इसको लाते हैं 4p, 4p में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 6, क्योंकि p में आप 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डाल सकते हैं। 4 की p के बाद क्या है, 5s है, s में कितना इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर सकते हैं, 2। तो अब आप देखिए कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये 36 और ये 38, अब आपके पास 38 है, लेकिन आपका ये कितना है, 48 है, तो आप गए 4d पर। अब आप गए 4d पर, 4d पर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 10। d में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आप डाल सकते हैं, 10। तो ये तो काम हो गया आपका कि भाई d में 10 इलेक्ट्रॉन डाल सकते थे और 10 ही इलेक्ट्रॉन बचा था, तो आपने ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दी। समझ पाए? तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। मैं आप लोगों को कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होमवर्क में देता हूँ। होमवर्क क्या है, आपको मुझे करके दिखाना है। क्वेश्चन है, आपको 19 का करना है, आपको 38 का करना है, आपका 46 का करना है, आपको 78 का करना है, आपको 92 का करना है, आपको 104 का करना है। तो इस तरीके से आप कुछ एटॉमिक नंबर है जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करेंगे और करके आप मुझे भेजेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने के लिए अब हमको चाहिए नया रूल, आगे बढ़ने के लिए हमको चाहिए नया रूल। ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ऑर्डर लिखा था ना, आप इसको देख के ही लिखेंगे। कई बार क्या होता है कि बच्चा सोचता है कि मैं तो सब जानता हूँ, अब मैं इंटेलिजेंट हो गया हूँ, मैं अपने मन से लिख लूँगा। तो बच्चा जैसे ही इंटेलिजेंट बनता है वैसे ही बेवकूफ़ बन जाता है। हमेशा ध्यान रखिए कि गुरु की ज़रूरत आपको पड़ेगी। जैसे ही आपने आत्मनिर्भर हुए मोदी जी की तरह, आजकल हम लोग आत्मनिर्भर हैं, और जैसे ही आप लोग आत्मनिर्भर हुए वैसे ही आप भूखे मरने लगेंगे। आत्मनिर्भर का क्या मतलब हो गया? आत्मनिर्भर का मतलब ये हो गया कि भैया आत्मनिर्भर हो, खुद पे भरोसा करो। अब जब आप खुद पे भरोसा करते हैं, मान लीजिए कि आपकी कोई शॉप है, आपने कोई शॉप ले रखी है और आप किसी चीज़ की शॉप चलाते हैं और आप आत्मनिर्भर भी हैं, तो आप आत्मनिर्भर हैं तो आपकी शॉप पे कोई नहीं आएगा, भैया आप खुदे खरीदो खुदे खाओ, क्योंकि आप तो आत्मनिर्भर है ना। तो अब हम बात करेंगे हुंस रूल की। किसकी? हुंस रूल की। मैं हुंस रूल बोल देता हूँ, कुछ लोग हंस रूल बोल देते हैं, वो अलग चीज़ है, मतलब प्रोनाउंसिएशन का अपना अपना तरीका। कहा गया कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक्स प्लेस until each orbital have at least one unpaired electron। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं होगा जब तक कि हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना पहुंचे। जैसे क्या लिखा गया है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट takes place until each degenerate का मतलब होता है इक्वल एनर्जी। until each degenerate orbitals have at least
वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग इलेक्ट्रॉन का तब तक नहीं होगा जब तक कि सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना पहुंच जाए। डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ ऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in a subcell must be same। डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ ऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल मस्ट भी क्या होना चाहिए, सेम। लेकिन देखिए अब हमारा टॉपिक क्या होता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। हम चाहते हैं कि हुन्स रूल मैंने लिख दिया है, इसको आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। समझ तो नहीं पाएंगे, सुन लीजिए, समझाएंगे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट क्लास के लेक्चर में आपको इसको समझाऊंगा, क्योंकि इसको समझाने में अभी टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं। नमस्कार।